हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 9वां है। यहां पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यापार तृतीय क्रियाकलाप यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से है। यानी व्यापार में हम लोग वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। व्यापार के लिए दो पक्षों का होना अनिवार्य है। एक तो इसमें विक्रेता होना चाहिए यानी कि बेचने वाले होने चाहिए, और दूसरे इसमें क्रेता या फिर खरीदार होने चाहिए। तो इन दोनों पक्षों का होना इसमें अनिवार्य है। व्यापार जो है ये दो स्तरों पर किया जाता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा है राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है वो देश की अंदरूनी या फिर भीतरी सीमाओं के अंदर ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है, जिन्हें या तो ये देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते हैं या फिर जिन्हें वे अन्य स्थान से सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बनती हैं, तो उन्हें हम अन्य देशों से आयात करते हैं। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर हम अपने देश में उत्पादित करें तो उनकी लागत ज़्यादा आएगी, तो बेहतर है कि उन्हें अन्य स्थानों से सस्ते दामों पर आयात कर लें। तो इस वजह से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। अगर हम आज से हजारों साल पहले की बात करें, हजारों साल पहले के समाज की बात करें जिस समय आदिम समाज हुआ करता था, तो आदिम समाज में व्यापार का जो था आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था थी। विनिमय व्यवस्था में क्या होता है, यानी बार्टर सिस्टम में क्या होता है, इसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास 1 किलोग्राम गेहूं है, तो 1 किलोग्राम गेहूं है, उसे नीड है कि आज हमें 1 लीटर दूध चाहिए, तो मार्केट में जाता है और जिसके पास दूध है उसे अपना गेहूं देकर उसका दूध ले आता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है इसको विनिमय व्यवस्था कहा जाता है। इसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान किया जाता है। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है। जैसे मान लेते हैं कि एक मार्केट में, एक छोटे से ग्रामीण मार्केट में कोई मोची है, वो जूते बनाता है। अब मोची की नीड ये है कि हमें दूध चाहिए, और दूध वाले को अगर वो जूते देने जाता है तो दूध वाले के पास ऑलरेडी जूते हैं और दूध वाला मना कर दे कि भाई हमें जूते चाहिए ही नहीं, तो मोची बैठा रह जाएगा। मोची के पास कोई सामान उपलब्ध नहीं हो पाएगा। मोची जो चाह रहा है, जो उसकी नीड है, उसे वो सामान नहीं मिल पाएगा। तो सबसे बड़ी खामी इस विनिमय व्यवस्था की यही है कि जब तक सामने वाले को उस चीज की नीड ना हो तब तक आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। भारत की बात करें तो भारत में आज भी कुछ जनजातीय स्थान ऐसे हैं जहां पर हमें विनिमय व्यवस्था देखने को मिलती है। तो हर जनवरी में फसल कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी से लगभग 35 किलोमीटर दूर जागी रोड में जॉनबिल मेला लगता है, और यह संभवतः भारत का एकमात्र मेला है जहां पर विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। अब देखिए, पुराने समय की बात की गई है। पुराने समय में विनिमय व्यवस्था के अलावा भी लोग कुछ अन्य वस्तुओं के आधार पर वस्तुओं की खरीदारी करते थे, वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे। तो देखिए, पुराने समय में कागजी या फिर धातुक मुद्रा तो थी नहीं, तो इसके आगमन से पहले लोग क्या करते थे, जो उच्च नियजमान मूल्य वाली जो दुर्लभ वस्तुएं हैं इनको मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया करते थे। उच्च नियजमान मूल्य वाली की मतलब क्या है, जिनकी इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे कि सोना हुआ, चांदी हुआ, जैसे बहुमूल्य धातुएं हुई। कुछ कुछ बहुमूल्य और सामान होता है जो कि जल्दी में नहीं मिलता है, बहुत खोजबीन करके ही मिलता है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो उस सामान के बदले लोग व्यापार करते थे। जैसे कि चकमक पत्थर है, ऑब्सीडियन है यानी आग्नेय कांच, काउरी सेल है, चीते के पंजे हैं, व्हेल के दांत हैं, कुत्ते के दांत हैं, खाले हैं, बाल यानी कि फर, मवेशी हैं, चावल, पेपर कार्न है, नमक है, छोटे यंत्र हैं, तांबा, चांदी या फिर स्वर्ण। तो ये कुछ उच्च नियजमान मूल्य के सामान थे जिनके बदले में लोग व्यापार किया करते थे। यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया गया है। देखिए, सैलरी जो शब्द है ये लैटिन शब्द सेलेरियम से बना है, जिसका अर्थ होता है नमक के द्वारा भुगतान। क्योंकि आज से हजारों साल पहले समुद्र से नमक बनाना ज्ञात नहीं था, समुद्र के जल से नमक बनाने की जो तकनीक थी वो ज्ञात नहीं थी। तो पहले के समय के जो लोग थे वो पत्थर या खनिज से जो नमक प्राप्त करते हैं उसी पर डिपेंड रहते थे। तो खनिज से नमक प्राप्त करना बहुत दुर्लभ था, बहुत कठिनाई से खनिज से नमक प्राप्त किया जाता था। तो इस वजह से नमक का बहुत ज़्यादा मूल्य था, नमक बहुमूल्य माना जाता था। तो उस समय सैलरी के रूप में जो है नमक के द्वारा भुगतान किया जाता था। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राचीन काल से हो रहा है और वर्तमान में भी ये जारी है। प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामने कई सारी चुनौतियां थीं, कई सारे जोखिम थे। जैसे प्राचीन काल में अवसंरचनात्मक ढांचा भी प्रॉपर नहीं था। वर्तमान के जैसे उस समय सड़कें, हाईवे या फिर पुल वगैरह भी नहीं थे। उस समय संचार के जो साधन थे या परिवहन के जो साधन थे वो भी उतनी ज़्यादा विकसित अवस्था में नहीं थे। और जो व्यापारिक मार्ग थे, उन व्यापारिक मार्गों पर चोर, लुटेरे और डाकुओं का आतंक हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव भी था। तो प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था
और इस वजह से व्यापार जो था वो केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित था। लोग जो थे वो अपने संसाधनों का अधिकांश भाग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च करते थे, जैसे कि भोजन और वस्त्र पर खर्च करते थे। केवल धनी लोग ही आभूषण और महंगे प्रदान खरीदते थे और परिणाम स्वरूप विलास की वस्तुओं का जो व्यापार था वो आरंभ हो गया। यानी उस समय के जो धनाढ्य व्यक्ति थे वही लोग आभूषण और महंगे प्रदान खरीदते थे, तो इन लोगों ने अन्य देशों से इन चीज़ों का आयात करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हो गया। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि रेशम बनाने की जो तकनीक थी इसका विकास चाइना में हुआ और चाइना से निकलकर रेशम जो था पूरी दुनिया में छा गया। उस समय प्राचीन भारत में या प्राचीन दुनिया में रेशम के वस्त्रों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो रेशम जो था वो चाइना से लाया जाता था और चाइना के थ्रू यूरोप तक पहुंचाया जाता था। तो बीच में भारत, पर्सिया और मध्य एशिया के हिस्से पड़ते थे, तो इन हिस्सों से जो है रेशम का व्यापार होता था। तो इस हिस्से का नाम रेशम मार्ग के रूप में फेमस हो गया। तो रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम को चीन से जोड़ता था। व्यापारी जो थे, व्यापारी भारत, पर्सिया यानी कि ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन और बहुमूल्य धातुओं और अनेक अन्य महंगी जो वस्तुएं हैं इनका परिवहन करते थे। यानी केवल रेशम का ही व्यापार नहीं होता था, रेशम के साथ साथ जब ये व्यापारी रोम के मार्केट में पहुंचते थे तो रोम से ये ऊन वगैरह भी अपने साथ लाते थे। इसके अलावा रास्ते में जो बहुमूल्य वस्तुएं मिलती थी उनको भी साथ में ले जाते थे। तो ऐसे करके क्योंकि यहाँ पर रेशम की अधिकता थी, रेशम की डिमांड ज़्यादा थी, तो इसी आधार पर इस व्यापारिक मार्ग का नाम पड़ गया रेशम मार्ग। जबकि इसके साथ साथ अन्य वस्तुओं भी आयातित और निर्यातित होती थी। रोमन साम्राज्य के विखंडन के बाद क्या हुआ है कि 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान जो समुद्रगामी युद्धपोत हैं इनका विकास हुआ है। तो समुद्रगामी युद्धपोतों के विकास के साथ ही यूरोप और एशिया के बीच व्यापार बढ़ गया है और उसी समय अमेरिका की खोज भी हुई है। देखिए 12वीं और 13वीं शताब्दी में आते आते जो यूरोप के शासक थे या एशिया के शासक थे उन सबके मन में नई नई जगह को खोजने की, नई जगहों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की, अपना राज्य क्षेत्र बढ़ाने की और संसाधनों को इकट्ठा करने की चाह हुई। इस उद्देश्य से उन्होंने जो अपने यहाँ के जो भी नाविक वगैरह थे उन्हें खोजी अभियानों पर भेजा कि जिन जिन क्षेत्रों में वो जाएंगे वहाँ पर अपना तिरंगा या अपना झंडा लहराएंगे ताकि वो क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाएं। तो ऐसे करके यहाँ पर समुद्रगामी युद्धपोतों का विकास हुआ है और ये लोग नए नए जगहों की खोज पर निकल गए हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर अमेरिका की खोज हुई है। 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ जिसे दास व्यापार कहा गया। देखिए 15वीं शताब्दी के बाद आप लोग जानते हैं कि यूरोपीय ताकतों ने अपनी अपनी कॉलोनी स्थापित की, यानी कि जैसे भारत में स्थापित की गई है अन्य जगहों पर भी अपनी अपनी कॉलोनी स्थापित की गई, उपनिवेशी साम्राज्य स्थापित किया। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि हमें किसी देश के संसाधनों का शोषण करके अपने मूल देश को पोषित करना है। तो इन लोगों ने यही किया। इन लोगों ने जिन देशों को विजित किया, जिन देशों पर अपना अधिकार जमाया, इनका मूल उद्देश्य यही था कि वहाँ की जो भी संसाधन है उनका दोहन करके अपने देश को पोषित करना। तो इस तरह से इन्होंने उपनिवेशवाद स्थापित किए। इसी क्रम में ये लोग जब अफ्रीका महाद्वीप में पहुंचे हैं तो इन्होंने अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाना स्टार्ट किया है। तो जब गुलाम बनाया है तो उन्होंने इनसे दास व्यापार स्टार्ट किया है। पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोगों और अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा है और उन्हें बलपूर्वक बागानों में श्रम हेतु नए खोजे गए अमेरिका में प्रवाहित किया है। क्योंकि अमेरिका की खोज हो चुकी थी, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, तो अमेरिका की खोज के साथ अमेरिका में बागान वगैरह स्थापित किए गए हैं। तो बागानों में काम करने के लिए इन्होंने जो अफ्रीकी बंधक बनाए थे, अफ्रीका के जो मूल निवासी पकड़े थे, उन्हें दास बनाकर वहां पे भेज दिया है। दास व्यापार करीब 200 सालों तक चला है, जब तक ये एंड नहीं हो गया। जब तक कि 1792 में डेनमार्क में एंड हुआ है, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में एंड हुआ है और 1808 में ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो ऐसे करके दास व्यापार जो था लगभग 200 सालों तक फला फूला है। 18वीं सदी के मध्य में औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ है। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि अब जो उत्पादन होने लगा वो फैक्ट्रियों में, मशीनों से होने लगा और लार्ज स्केल पे उत्पादन होने लगा। तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो कच्चा माल है जैसे कि अनाज, मांस, ऊन, इन सब की मांग बढ़ी है, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में इनका जो मौद्रिक मूल्य है ये घट गया है। मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या है कि अब जो मौद्रिक मूल्य जो है वो विनिर्मित वस्तुओं का ज़्यादा है, जबकि कच्चे माल का मौद्रिक मूल्य कम है। औद्योगिकृत राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया और जो अपने मूल्य परक तैयार माल था उसको वापस अनौद्योगिकृत राष्ट्रों को निर्यात कर दिया। देखिए औद्योगिकृत जो राष्ट्र थे जैसे ब्रिटेन था, फ्रांस वगैरह जो राष्ट्र थे या फिर पुर्तगाली या डच थे, तो इन लोगों ने क्या किया है, अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। उपनिवेश स्थापित करने में इन लोगों ने उन उपनिवेशों से वहाँ का जो कच्चा माल था, वहाँ के जो संसाधन थे, उनको आयात किया है और अपने देश में विनिर्मित माल को उन देशों में निर्यात किया है। तो ऐसे करके इन्होंने अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमाया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले जो प्रदेश थे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं और औद्योगिक राष्ट्र होते एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए हैं। देखिए 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में क्या हुआ है, भारत जैसे जो प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करने वाले, उत्पादन करने वाले जो देश थे, उनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है।
अब उन देशों का महत्व ज़्यादा है जहाँ पर औद्योगिक स्तर पर उत्पादन हो रहा है, विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। तो ऐसे में जो औद्योगिक राष्ट्र थे वो काफ़ी ज़्यादा उभर कर सामने आ चुके थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में ही प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया है, इसके अलावा फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है। तो इन दोनों विश्व युद्धों ने यूरोप की जो आर्थिक स्थिति थी बदल के रख दी, वहाँ की जो आर्थिक संरचना थी, वहाँ का जो व्यापार था वो बदल के रख दिया। और पहले के समय में क्या था कि पहले के समय में जो जो देश थे उन देशों की जो भी कंपनियां थी उनकी मनमर्जी चलती थी। अब क्या था, अब एक नए विश्व का उदय हुआ है जहाँ पर जो उपनिवेशी देश थे वो भी अब आज़ाद होने लगे, और उपनिवेश देश अब आज़ाद होने लगे हैं। तो उन लोगों ने भी ये डिमांड की है कि हमें भी एक फेयर ट्रेड का मौका दिया जाए, हमें भी एक ऐसे व्यापार का मौका दिया जाए जहाँ पर हम भी यूरोपीय मार्केट तक पहुँच सकें। तो विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार और शुल्क हेतु सामान्य समझौता, इसे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहा जाता है, इन जैसी संस्थाओं ने शुल्क को घटाने में सहायता की। देखिए गेट को जो है बाद में विश्व व्यापार संगठन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब यहां पर बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में होने के कई सारे कारण हैं, जिसमें एक विशिष्ट कारण जो है वो है उत्पादन में विशिष्टीकरण का होना। उत्पादन में विशिष्टीकरण से अभिप्राय उत्पादन कार्य के दौरान श्रम विभाजन से है। जैसा कि हम लोग श्रम विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं, श्रम विभाजन का अर्थ होता है कि हर वर्कर को या हर व्यक्ति को अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और उसके कौशल के अकॉर्डिंग उसको काम असाइन किया जाए और उस काम में वो परफेक्ट होना चाहिए। जैसे आपने देखा था कि जो आपकी लघु या कुटीर उद्योग होते हैं उनमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति सारे काम संपन्न करता है। तो ऐसे में जो भी उत्पाद वो तैयार करेगा उसमें वो पूरा अपना परफेक्शन नहीं दे पाएगा, अपना 100% नहीं दे पाएगा। जबकि जिन कंपनियों में, जिन फैक्ट्रियों में श्रम विभाजन होता है वहाँ पर निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के जो भी कर्मचारी होते हैं वो अपने अपने काम में प्रवीण होते हैं, निपुण होते हैं। तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे वहाँ पर जो भी उत्पाद तैयार होता है वो गुणवत्ता वाला होता है। देखिए जब उत्पादन में विशिष्टीकरण लाया जाएगा और उत्पादन जब विशिष्टीकरण होगा तो क्या होगा, देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं होंगी वो भी लाभान्वित होंगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता और हस्तांतरणीयता इनके सिद्धांतों पर आधारित होता है। देखिए जो भी है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो एक तरफा नहीं होता है, उसमें दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विक्रेता ही लाभ में रहें, क्रेता लाभ में न रहें, यानी जो खरीदार है, जो सेलर है, दोनों तरफ लाभ हो, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी, परिपूरकता बनी रहे। हस्तांतरणीयता का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी हम व्यापार करें वो एक तरफा ना हो। ऐसा ना हो कि हम एक ही व्यक्ति हो, उसकी मोनोपोली चल रही है, पूरा का पूरा मार्केट एक्वायर कर लिया, ऐसा ना हो। तो यहाँ पर जो भी राइट्स हैं, जो भी अधिकार वगैरह हैं वो दोनों पक्षों को मिलने चाहिए। आधुनिक समय में व्यापार जो है ये विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज आर्थिक दुनिया है और आर्थिक दुनिया में वही देश सबसे अग्रणी है जो कि इकोनॉमी के मामले में टॉप में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं, वही देश अग्रणी हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते होंगे जो देश आर्थिक रूप से सक्षम है, जब कोई देश आर्थिक रूप से सक्षम रहेगा तो वो अपने डिफेंस पे खर्च कर पाएगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर पाएगा, एजुकेशन पे खर्च कर पाएगा, यानी मूलभूत सुविधाओं पे खर्च कर पाएगा और तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ पाएगा। और देश के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो वो किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा और उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आज के समय में जो आधुनिक दुनिया है वो आर्थिक दुनिया है। आर्थिक दुनिया में चाहिए कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा देश के पास जो है संसाधन हो, आर्थिक संसाधन हो, जिससे कि वो अपना विकास कर सके। तो यहाँ पर यही बताया गया कि आधुनिक समय में जो व्यापार है ये देश की विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, देखिए यहाँ पर वो कारक डिस्कस किए गए हैं जो कारक हमारे व्यापार के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है यहाँ पर राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रत्येक देश के जो राष्ट्रीय संसाधन हैं वो असमान रूप से वितरित हैं और उसका रीजन है कि वहाँ की जो भौतिक संरचना है उसमें अंतर पाया जाता है। जैसे कि वहाँ के भूविज्ञान में, वहाँ के उच्चावच से अभिप्राय, वहाँ पर जो पर्वत, पठार, मैदान या फिर घाटियाँ वगैरह पाई जाती हैं, इन सब की बात हो रही है। मिट्टियों में, वहाँ की जलवायु में, इन सब में भिन्नता होने की वजह से जो राष्ट्रीय संसाधन है ये असमान रूप से वितरित हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ही पॉसिबल है, जबकि केला, रबड़ और कहवा जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उग सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें कहवा का जरूरत है या फिर रबड़ की जरूरत है, तो रबड़ और कहवा का उत्पादन वो कर ही नहीं सकते हैं। तो मजबूरी है उनकी ये है कि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से इनको आयात करेंगे। सेकंड कारक है यहाँ पर जनसंख्या कारक। देखिए जनसंख्या जो है सबसे बड़ी कारक है। आप लोग जानते हैं कि व्यापार जो किया जाता है, जो भी चीज़ों की खरीद या बिक्री की जाती है वो लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर की जाती है। लोगों के हितों को साधने के लिए उत्पादन कार्य किया जाता है। तो जब लोग ही नहीं होंगे, जनसंख्या ही नहीं होगी, तो हमारा उत्पादन करना, व्यापार करना व्यर्थ चला जाएगा। तो विभिन्न देशों में जनसंख्या का जो आकार है, वितरण है और उसकी विविधता जो है ये व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार
और इसकी मात्रा को प्रभावित करती है। जनसंख्या कारक को फिर आगे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इसमें सांस्कृतिक कारक। देखिए, दुनिया भर में जो भी मानव समुदाय फैला हुआ है वो सब अपने विशिष्ट कल्चर से, विशिष्ट संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने उस कल्चर के जो भी मूल्य हैं उन मूल्यों को आत्मसात किया है। उसके अकॉर्डिंग उनका पहनावा है, उनका खान पान भी है, उसके अकॉर्डिंग उनका रहन सहन भी है। तो वहाँ के मूल्यों से सीखकर उन्होंने अपने उत्पादन कार्य में उस विशिष्टता को हासिल किया है। जैसे भारत की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि भारत में साड़ी पहनने का चलन है, जबकि यूरोप के देशों में साड़ी पहनने का चलन नहीं है, चाइना में साड़ी पहनने का चलन नहीं है। तो अगर हम कंपेयर करें यूरोप के देशों से या भारत से, तो भारत के पास साड़ी उत्पादन में विशिष्टता होगी। साड़ी उत्पादन में, क्योंकि भारत का संस्कृति जो है वहाँ पे साड़ी पहनी जाती है, तो यहाँ के कारीगरों ने अपने कल्चरल वैल्यू से सीख के साड़ी बनाने में निपुणता हासिल की है। और अगर हम अपेक्षा करें कि यूरोप के जो कारीगर हैं वो साड़ी बनाने में निपुण होंगे, तो नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है, यूरोप में साड़ी का कल्चर नहीं है। तो हो सकता है अगर वो कॉपी करें भी, सीखना चाहें तो सीख तो सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा विशिष्ट प्रोडक्ट नहीं बना सकते जितना हम बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमारा एक लंबा कल्चरल इतिहास रहा है, उससे हमने सीखा है। तो ऐसे दुनिया भर के विभिन्न भागों में जो भी लोग हैं उन सबका एक सांस्कृतिक इतिहास रहा है और उन्होंने अपनी संस्कृतियों से सीखकर उस तरह का सामान प्रोड्यूस करना सीख लिया है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि विशिष्ट संस्कृतियों में कला और हस्तशिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं और इन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पार्सलिन एक प्रकार का चीनी मिट्टी का बर्तन है। और ब्रोकेड जो है किमखाब जरीदार या फिर बूटेदार कपड़ा होता है। बूटेदार कपड़े को, जरीदार कपड़े को ब्रोकेड बोला जाता है। तो इसके उत्पादन में चीन विशिष्टता रखता है। वहीं ईरान के जो है कालीन प्रसिद्ध हैं, जबकि उत्तरी अफ्रीका का जो चमड़े का काम है और इंडोनेशिया का जो बटीक है, यानी छींट वाला जो वस्त्र है, ये बहुमूल्य हस्तशिल्प हैं। और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन लोगों ने अपने सांस्कृतिक जो भी वैल्यू है उनसे सीखी हैं। सेकंड कारक है इसमें जनसंख्या का आकार। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सघन बसाव वाले जो देश हैं इनमें आंतरिक व्यापार अधिक होता है, जबकि यहाँ पर बाह्य व्यापार जो होता है वो कम परिमाण वाला होता है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादों का जो अधिकांश भाग है स्थानीय बाजारों में खप जाता है। इस वजह से ये लोग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंच ही नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर ये सघन बसाव वाले जो देश हैं वहाँ पर चूंकि आंतरिक व्यापार सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये बाह्य व्यापार पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इनमें कम हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जनसंख्या का जो जीवन स्तर है, यानी जो लोगों की लाइफ स्टाइल है, लोगों का जो जीवन स्तर है, ये बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है। अगर मान लेते हैं लोग गरीब हैं, तो लोग जब गरीब होंगे तो लोग अपनी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी और कपड़ा, केवल इसी के बारे में सोच पाएंगे, किसी अन्य चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाएंगे। जबकि लोग अगर संपन्न हैं, आर्थिक रूप से सक्षम है, तो लोग जो विभिन्न प्रकार का सामान जो है, विलासितापूर्ण सामान है, उसको भी खरीद सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जनसंख्या का जीवन स्तर है वो भी उत्पादन को प्रभावित करता है। तीसरा कारक है आर्थिक विकास की प्रावस्था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुनिया के विभिन्न देश आर्थिक विकास के मामले में अलग अलग पायदान पर खड़े हुए हैं। कुछ देशों ने कृषि क्रियाओं पर फोकस किया है, वहाँ पर कृषि उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है। कुछ देश ऐसे हैं, जैसे भारत जैसे देश हैं, यहाँ पर कृषि के साथ साथ विनिर्माण सेक्टर पर और सेवा क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है। जबकि कुछ विकसित देश ऐसे हैं जहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो है, द्वितीयक और तृतीयक जो क्रियाकलाप हैं, उन पर ही केवल फोकस दिया जा रहा है। तो जो कृषि से महत्वपूर्ण देश हैं, कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो देश हैं, वो विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय करते हैं। जबकि जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, ये मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं और इसके बदले में खाद्यान्न और जो अन्य कच्चे पदार्थ हैं, इन रॉ मटेरियल वगैरह है, उसका ये लोग आयात करते हैं। चौथा कारक है विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश जो है ये विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। देखिए, जब विदेशी निवेश आता है तो विदेशी निवेश आने से फायदा ये होता है कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर हम फोकस कर पाते हैं। जो भी इंडस्ट्री है उसकी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो भी मशीनरी चाहिए, तकनीक चाहिए, उसको हम आयात कर पाते हैं और अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ा पाते हैं। तो विदेशी निवेश कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ावा देता है और एक नया मार्केट तैयार भी करता है। तो ऐसे देशों में पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास के द्वारा औद्योगिक राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों, खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं और अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं। देखिए, जो ऐसे जो देश हैं या पूंजी प्रधान उद्योग यहाँ शिफ्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, पूंजी प्रधान उद्योग शिफ्ट होने से वहाँ पर एक मार्केट तैयार होता है। अब जैसे वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, तब इंडस्ट्री लगाई जाएगी, तो इंडस्ट्री के लिए जो भी मशीनरी वगैरह चाहिए होगी, तो मशीनरी वो बाहर से आयात करेंगे, मंगवाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जो औद्योगिक राष्ट्र उनको फायदा होगा, वो अपनी मशीनरी को बेच पाएंगे, अपनी तकनीक को बेच पाएंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पांचवा कारक है परिवहन। देखिए, परिवहन आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। परिवहन जो है व्यापार के लिए सबसे बड़ी बैकबोन बोली जाती है। इसके बिना व्यापार संभव नहीं है। तो रेल, समुद्री और वायु परिवहन के विस्तार और खास करके जो प्रशीतन और परिरक्षण की जो सुविधाएं हैं,
इनकी वजह से व्यापार ने स्थानिक विस्तार का अनुभव किया है। देखिए, पहले के समय में जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह हैं या फिर जो परिरक्षण का कार्य है, परिरक्षण का मतलब होता है प्रिजर्व करना, चीज़ों को प्रिजर्व करने का जो कार्य है वो पहले नहीं हो पाता था, क्योंकि पहले उतना ज़्यादा तकनीकी प्रगति नहीं हुई थी। आज के समय में कोल्ड स्टोर वगैरह हैं, हम सामान को लंबे समय तक प्रिजर्व भी कर पाते हैं। तो ऐसे में भारत के जो उत्पाद हैं, भारत के जो स्थानीय उत्पाद हैं, वो ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाते हैं, या ग्लोबल मार्केट में पैदा होने वाले या अन्य देशों में पैदा होने वाले उत्पाद हमें प्राप्त हो पाते हैं। अब यहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष बताए गए हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 पक्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसका पहला पक्ष है व्यापार का परिमाण। व्यापार के परिमाण को हम जो भी मध्य हम व्यापार करते हैं, चाहे सेवाएं या फिर वस्तुओं का जो व्यापार करते हैं, उसका जो भी आर्थिक मूल्य है उसको व्यापार का परिमाण कहा जाता है। तो व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। दूसरा है व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन जो है सेक्टोरल प्रगति को इंगित करता है कि किस सेक्टर में कितना ज़्यादा व्यापार किया जा रहा है। जैसे कि पिछली शताब्दी की बात करें तो पिछली शताब्दियों में आप लोग देखेंगे उस समय प्राथमिक उत्पादों का जो व्यापार होता था उसमें प्रधानता थी। लेकिन बाद के समय में जो औद्योगिक क्रांति हुई है, तो औद्योगिक क्रांति के साथ जो विनिर्मित उत्पाद हैं उन्होंने प्रमुखता प्राप्त कर ली है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में यद्यपि विश्व व्यापार का जो अधिकांश है वो विनिर्माण क्षेत्र के आधिपत्य में है, इसके साथ साथ जो सेवा क्षेत्रक है उसमें भी ऊपरीगामी प्रवृत्ति हो रही है, यानी वो भी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय की जो दुनिया है उसमें जो तटीय सेक्टर है उसका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। तटीय सेक्टर के अंतर्गत यात्रा, परिवहन या फिर अन्य जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा विश्व व्यापारिक व्यापार में महाद्वीपों की जो हिस्सेदारी है इसमें भी परिवर्तन आया है। देखिए, औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप का जो औद्योगिक उत्पादन था वो बढ़ गया था और पूरी दुनिया में उस समय यूरोप जो था औद्योगिक उत्पादन के मामले में अग्रणी था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा है तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप का जो उत्पादन कार्य था वो ठप पड़ गया और उस समय उत्पादन जो था वो यूएसए में और एशिया के देशों में शिफ्ट होने लगा। तो ऐसे में उस समय से यूरोप का जो योगदान था वो घटने लगा, जबकि जो एशियाई देश हैं उनका योगदान उस समय से लगातार बढ़ने लगा। तीसरा कारक है यहाँ पर व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा का मतलब ये है कि किस ओर निर्यात या आयात हो रहा है। तो ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से जो आपके वर्तमानकालिक विकासशील देश हैं ये कभी मूल्यपरक सामानों का और शिल्प आदि का निर्यात यूरोपीय देशों को किया करते थे। लेकिन जब इन देशों को उपनिवेश बना लिया गया, इन देशों को यूरोप वालों ने अपना उपनिवेश बना लिया, उस समय व्यापार की दिशा में परिवर्तन आया। यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ और कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय क्या किया इन लोगों ने, उस समय यूरोपीय कंट्रियों ने जो उपनिवेश थे अपने, वहाँ के व्यापार तंत्र को, वहाँ की जो विनिर्माण पद्धति है उसको पूरी तरह से ठप्प करा दिया। तो ठप्प कराने का परिणाम ये हुआ कि ये लोग पूरी तरह से डिपेंड हो गए। तो ऐसे में ये लोग अपने कच्चे माल या फिर अपने खाद्य पदार्थों के बदले यूरोप का बना हुआ सामान आयात करने लगे, उसको खरीदने लगे। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि फिर यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका जो हैं ये विश्व में बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे हैं और उस समय जापान भी एक तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश भी उभरकर सामने आया था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या शुरुआत में यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व छिड़ गया था। तो प्रथम विश्व छिड़ने की वजह से यूरोप की जो पकड़ थी उपनिवेशों पर वो कम होने लगी, क्योंकि यूरोप वालों को अपनी जमीन पर ही लड़ना था। इस वजह से क्या हुआ कि यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए, जबकि भारत, चीन और अन्य जो विकासशील देश हैं इन्होंने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि यही एक मौका था इन देशों के पास कि अपनी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दे पाएं। अब व्यापार संतुलन के बारे में बात की गई है। देखिए, व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा होने वाले आयात और निर्यात का ब्यौरा रखता है। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात और निर्यात की गई जो वस्तुएं और सेवाएं हैं इनकी मात्रा का प्रलेखन करता है, यानी कि रिकॉर्ड रखता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक या फिर प्रतिकूल होगा। जैसे बात करें भारत की, तो मान लेते हैं भारत सरकार ने 2024-25 सेशन में भारत से लगभग $100 बिलियन का जो है निर्यात किया है। $100 बिलियन वैल्यू का हमारे यहाँ से निर्यात हुआ है। और इसी सत्र में भारत सरकार ने लगभग $150 बिलियन वैल्यू का जो है आयात भी कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आयात है उसकी वैल्यू ज़्यादा है जबकि निर्यात की वैल्यू कम है। यानी हमारा यहाँ पर ऋणात्मक व्यापार संतुलन होगा, यानी हमने जितना निर्यात किया है उससे ज़्यादा हमने आयात कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा -$50 बिलियन का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक व्यापार संतुलन हो जाएगा। इससे दिक्कत क्या होगी, इससे दिक्कत ये होगी कि हमारे जो संचित वित्तीय संसाधन है उनका ह्रास होगा। जैसे मान लेते हैं किसी परिवार की आमदनी 10,000 रुपये महीने है और वो परिवार जो 10,000 खर्च ना करके वो महीना पर 12,000 रुपये महीना खर्च कर रहा है,
तो जब 12,000 रुपये महीने खर्च कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है वो कहीं ना कहीं अपने जो उसकी संचित धन है उसमें से निकाल कर ला रहा है, अपने जो भी रियल असेट है उन सबको बेच के निकाल के ला रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो संचित संपत्ति है वो नाश हो रही है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, अगर हमारे देश में ऋणात्मक या फिर प्रतिकूल व्यापार संतुलन रहता है तो यह अंतिम रूप में वित्तीय संचय की समाप्ति को अप्रेरित करता है। और यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है, यानी मान लीजिए यहाँ पे उल्टा हो जाए, यहाँ पर हमारा निर्यात जो है लगभग $150 बिलियन का हो जाए और आयात मात्र $100 बिलियन का रह जाए, तो इसका मतलब क्या है कि देश का जो व्यापार संतुलन है ये धनात्मक अथवा अनुकूल बोला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो है यहाँ पर द्विपार्श्विक व्यापार, जिसको बायलैटरल ट्रेड कहा जाता है। द्विपार्श्विक व्यापार जो है ये दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है, जैसे कि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश या भारत चीन। तो इस तरह का जो व्यापार है ये बायलैटरल ट्रेड बोला जाएगा। इसके अलावा फिर सेकंड है आपका बहुपार्श्विक व्यापार, जिसको मल्टीलेटरल ट्रेड कहा जाता है। देखिए, ये जो व्यापार होता है ये बहुत सारे व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। देश कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, जिसको मोस्ट फेवर्ड नेशन कहा जाता है, इनकी स्थिति प्रदान की जाती है। जैसे भारत के संदर्भ में भारत सरकार ने कुछ देशों को, जिनके यहाँ से हमारे आयात बहुत ज़्यादा होता है, जिनके साथ हमारा निर्यात भी अच्छा खासा होता है, तो उनमें से कुछ देशों को भारत सरकार ने मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में डाल रखा है। अब यहाँ पर मुक्त व्यापार की स्थिति के बारे में बात की गई है। देखिए, मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोल देना, ताकि दुनिया के जो अन्य देश हैं उस देश में आकर अपना व्यापार कर सकें। तो इसे जो है व्यापार उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है। यह कार्य जो है व्यापारिक अवरोधों जैसे कि सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग अर्थव्यवस्था को ओपन कर देते हैं, उसके बावजूद भी किसी अन्य देश की कंपनी उस देश में काम नहीं कर पाती है, क्योंकि उस पर सरकार जो है अतिरिक्त सीमा शुल्क लगा देती है। उस पर जो उत्पाद उसके जो आते हैं उस पर अतिरिक्त सीमा शुल्क लगा देती है, जिससे कि उन उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोग उन्हें खरीदने से बचते हैं। तो एक तरह से ये फेयर ट्रेड नहीं हो पाता है और व्यापार प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में आप लोग देखेंगे कि जो आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी उसमें बताया भी गया है कि 1991 से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो एक बंद अर्थव्यवस्था थी। अर्थात उस समय हमारे भारत में किसी भी विदेशी कंपनी को सीधे तौर पर व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। उस समय भारत में जितने भी प्रतिष्ठान थे उनमें से अधिकांश प्रतिष्ठान सरकार के नियंत्रण में थे। कुछ एक प्रतिष्ठान ऐसे थे जो कि प्राइवेट हाथों में थे, तो उनका नियंत्रण भारतीय नागरिकों के हाथ में था। 1991 से पहले किसी भी विदेशी कंपनी को अगर भारत में व्यापार करना होता था तो पहले भारतीय कंपनियों के साथ मर्जअप या फिर जॉइंट वेंचर करना पड़ता था। जैसे कि आपने सुना होगा, हीरो होंडा का नाम सुना होगा। तो हीरो जो है एक भारतीय साइकिल कंपनी थी और होंडा जो है जापान की मोटर बाइक कंपनी थी। तो होंडा कंपनी को जब भारत में व्यापार करना था तो उसने हीरो के साथ साझेदारी की, तो ऐसे नाम पड़ा हीरो होंडा। ऐसे ही आपने मारुति सुजुकी का नाम सुना होगा। सुजुकी एक जापानी कंपनी है, मारुति एक भारतीय कंपनी है। तो ऐसे करके मारुति सुजुकी का टाई अप हुआ। अब देखिए, इस चीज़ में दिक्कत ये आई, क्योंकि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी, कोई विदेशी कंपनी सीधे तौर पर व्यापार नहीं कर सकती थी। तो ऐसे में जो विदेशी कंपनियां थी उनके लिए तमाम प्रतिबंध भी थे, जैसे कि भारी सीमा शुल्क या फिर ये कंडीशन कि हमारे भारतीय कंपनियों से टाई अप करो, जॉइंट वेंचर करो, तभी व्यापार कर पाओगे। तो इस वजह से जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत में व्यापार करने से बचती थी। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी हुआ, जब हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखा तो दुनिया के अन्य देशों ने भी हमारे यहाँ की कंपनियों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था बंद कर ली। उनका कहना यह था, जब आप हमें अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो हम अपने यहाँ आपको कैसे अनुमति दे रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर क्या हुआ, कुछ समय के बाद भारत में विदेशी मुद्रा का संकट क्रिएट होने लगा, यानी हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो खत्म होने लगा। तो एक समय के बाद भारत सरकार के सामने कंडीशन ये आ गई कि भारत सरकार के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था बिल्कुल खत्म होने वाला था। तो ऐसे में सरकार ने फिर हमारी अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म करने का सोचा, यानी कि सुधार करने का सोचा। तब 1991 में भारत सरकार ने एलपीजी अप्रोच को अपनाया। देखिए, एलपीजी का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि व्यापार का उदारीकरण करना है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने देश की नीतियों को सेट करना है। तो इस अप्रोच को एलपीजी अप्रोच के नाम से जाना जाता है। यह अप्रोच भारत सरकार ने 1991 में अपनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मुक्त व्यापार वाली जो स्थिति है इसको जो विकासशील देश हैं इन लोगों ने तो अच्छे से अपनाया, लेकिन जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों ने अभी भी इसमें बेईमानी की है। जैसे बात करें अमेरिका जैसे देशों की, तो अमेरिका जो है अपने उत्पादों को भारत में तो आसानी से बेच लेता है, भारत में तो आसानी से व्यापार कर लेता है, लेकिन भारत के जब प्रोडक्ट अमेरिका के बाजारों में जाते हैं तो उन पर वो भारी सीमा शुल्क लगाते हैं और इस वजह से भारतीय उत्पाद अमेरिका के मार्केट में नहीं टिक पाते, नहीं चल पाते, क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था हैं
इनको उन पर प्रतिकूल थोपते हुए, उन पर प्रतिकूल प्रभाव थोपते हुए उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे उदाहरण भी दिया था अमेरिका का और भारत का, कि अमेरिका क्या करता है। अमेरिका जो है मुक्त व्यापार नीति का फायदा उठाकर अपने उत्पादों को तो अन्य देशों में बेच देता है, लेकिन अन्य देशों के उत्पाद होते हैं उनके लिए अपनी इकोनॉमी पर भारी भारी प्रतिबंध लगाता है, भारी भारी शुल्क या टैक्स लगाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपने डंप की नीति सुनी होगी। डंप का मतलब क्या होता है, कई बार क्या है, जैसे आपका भारतीय बाजार है, भारतीय बाजार में मान लेते हैं कोई फ़ोन 10,000 रुपये की कीमत का है और 10,000 रुपये वाले फ़ोन में 4 GB आपको रैम मिल रही है और 128 GB उसमें मेमोरी मिल रही है। ये भारतीय कंपनी की बात हो रही है। अब इससे कम कीमत पर कोई विदेशी कंपनी आकर अपना उत्पाद, सेम स्पेसिफिकेशन का उत्पाद भारतीय बाजार में बेचते और उसकी कीमत रहे मात्र 8,000 रुपये, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या होगा, लोग भारतीय कंपनी का उत्पाद ना चूज करके उस विदेशी कंपनी का उत्पाद चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सेम स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, यहाँ पर भी व्यक्ति को 8,000 रुपये में 4 GB रैम मिल रही है और 128 GB मेमोरी मिल रही है, तो लोग 10,000 वाला मोबाइल क्यों खरीदेंगे, 8,000 वाला मोबाइल खरीदेंगे। तो ये जो स्थिति है डंप करने वाली स्थिति है। तो यहाँ पर डंप के बारे में बताया गया है कि देशों को भी डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ इस प्रकार के सस्ते मूल्य की डंप की जो वस्तुएं हैं ये घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे हम बात करें चाइना की, तो चाइना कई बार कोशिश करता है जो भारतीय उत्पाद हैं उन उत्पादों से भी सस्ता अपना उत्पाद भारत में बेचा जाए। तो ऐसे में सरकार की ये नीति बनती है, सरकार की ये दायित्व बनता है कि सरकार उस पर इतना टैक्स लगा दे ताकि उसकी कीमत भारतीय उत्पादकों के बराबर हो जाए, भारतीय उत्पादों के बराबर हो जाए, ताकि दोनों में लोग डिफरेंस कर सकें, दोनों में अपना लोग अंतर करके अपनी इच्छा के अनुसार परचेज कर सकें। यहाँ पर ऐसी स्थिति ना हो कि एक तरफा ही हो, जैसे कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट सस्ता है और भारतीय प्रोडक्ट महंगा है, तो ऐसे में भारतीय उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ेगा जबकि विदेशी लोग जो है लाभ की स्थिति में रहेंगे। तो ये जो नीति है इसे डंप करना कहते हैं, इस चीज़ को डंप करना कहते हैं। डंप का मतलब ये है कि किसी देश में किसी वस्तु का प्राइस घटाकर वहाँ पे बेचना, इसे डंप करना कहते हैं। तो डंप करना या डंपिंग, तो डंपिंग के बारे में बताया गया है कि लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की जो प्रथा है ये डंप करना कहलाती है। जैसा कि हमने आपको मोबाइल का एग्जाम्पल भी दिया था, भारतीय कंपनी 10,000 रुपये मोबाइल बेच रही है और सेम स्पेसिफिकेशन का एक मोबाइल जो है चाइना की कंपनी 6,000 रुपये 8,000 रुपये में बेच रही है। तो ऐसे में लोग जो हैं वो 8,000 रुपये वाले मोबाइल पे स्विच करेंगे, ना कि 10,000 रुपये वाले मोबाइल पे। तो ऐसे में जो भारतीय उत्पादक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार का फर्ज बनता है कि जो डंपिंग हो रही है डंपिंग को प्रतिबंधित करे या डंपिंग पर इस तरह का नियम या कानून बनाए ताकि जो देश हैं, देशों की जो कंपनियां हैं वो डंप ना कर पाएं। अब देखिए यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एक समय तक तो विश्व व्यापार पर यूरोप वालों का हाथ रहा, फिर अमेरिका का उदय हुआ और इसके साथ साथ एशिया के जो देश हैं वो भी उभर कर सामने आए, उन्होंने भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। तो समय के साथ साथ एक ऐसे संगठन की डिमांड की जाने लगी जो विश्व व्यापार पर नियंत्रण रखे। 1947 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त कराने के लिए कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको गेट समझौता कहा जाता है, इसका गठन किया गया। इसका गठन 1947 में किया गया। देखिए आपकी एनसीईआरटी किताब में 1948 लिखा हुआ है, जबकि इसका गठन 1947 में हुआ था। बाद के समय में चूंकि जो गेट संस्था थी इसका कामकाज थोड़ा ढीला था, तो बाद के समय में इस गेट संस्था को फिर से परिवर्तित कर दिया गया है। 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बड़ा प्रोन्नत करने के लिए एक स्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया और जनवरी 1995 से ग्रेट को विश्व व्यापार संगठन या WTO में रूपांतरित कर दिया। देखिए 1994 तक आते आते स्थिति ये बन गई थी कि गेट भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं रहा, तो यहाँ पे फिर से एक रिफॉर्म करने का सोचा और ऐसे करके गेट को जो 1995 में WTO में कन्वर्ट कर दिया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। देखिए WTO के बारे में बताया गया कि WTO एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है, यानी कि ये राष्ट्रों के लिए वैश्विक नियम बनाता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा भी करता है, यानी इसके जो सदस्य कंट्री हैं उनके मध्य कोई विवाद है व्यापार को लेकर, उनका निपटारा भी ये करता है। WTO जो है दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं और अन्य विषयों जैसे कि बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को ये भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। देखिए WTO में जो व्यापारिक मदें हैं, जो वस्तुएं हैं, कमोडिटी हैं या सेवाएं हैं, वही केवल शामिल नहीं हैं, इसमें जो है दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं वो भी इसमें शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ पर देखिए मैंने हाल के आंकड़े दिए हैं। अगस्त 2024 में 166 देश इस संगठन के सदस्य थे। भारत जो है ये विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है।
तो यहाँ पर मैंने लेटेस्ट फैक्ट भी दिया है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य देश हैं, क्या भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था या नहीं था, ऐसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर प्रादेशिक व्यापार समूह की बात की गई है, यानी रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स की बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी जो पूरी दुनिया है वो महाद्वीपों में व्यक्त है, और महाद्वीपों में भी आप लोग देखते होंगे जो प्रादेशिक विभाजन है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है, और एशिया महाद्वीप में भी भारत की जो स्थिति है वो दक्षिण एशिया में पड़ती है, यानी भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। इसके अलावा भारत के अड़ोसी पड़ोसी में भी कुछ देश हैं, वो भी दक्षिण एशिया में आते हैं। तो अगर भारत उनके साथ मिलकर एक व्यापार समूह बना लेता है तो इस तरह के व्यापार समूह को प्रादेशिक व्यापार समूह कहा जाएगा। तो इन समूहों के बारे में बताया गया कि ये समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक समीप्य, समरूपता और पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने और विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। इससे देखिए फायदा ये होता है कि ये अपने अड़ोसी पड़ोसी जो प्रादेशिक देश होते हैं उनके साथ व्यापार करते हैं, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिलता है और जो क्षेत्रीय संगठन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आज लगभग 120 से ज़्यादा प्रादेशिक व्यापार समूह हैं जो कि विश्व के 52% व्यापार का जनन करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम बताए गए हैं, तो मैं एक बार आपको वीडियो में दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रादेशिक व्यापार समूह हैं। उनमें से कुछ के नाम यहाँ पर आपके अध्याय में दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूहों की बात की गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है आसियान का। आसियान का गठन जो है 1967 में किया गया था, और ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। इसमें ब्रुनेई, दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम देश इसमें शामिल हैं। इसके बाद है यहाँ पर CIS। देखिए CIS जो है ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट नाम का एक संगठन है। इसका मुख्यालय मिन्स्क, बेलारूस में है। इसमें जो जो देश शामिल उनके नाम दिए गए, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालडोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन या उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हैं। फिर यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की बात की गई है। देखिए यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। इसका गठन जो है मार्च 1957 में किया गया था, यानी कि सबसे पहले इसका जो पहला संगठन बना था वो EEC के नाम से बना था, जो कि 1957 बना था। बाद में 1992 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, फिर यहाँ से ये यूरोपियन यूनियन हो गया है। एक और संगठन यहाँ पर नीचे दिया गया है जिसका नाम है लाए, यानी इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। ये संगठन जो 1960 में बना था। इसका मुख्यालय जो है मोंटेविडियो, उरुग्वे में है। इसमें जो अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पराग्वे, पेरू, उरुग्वे और वेनेजुएला शामिल हैं, यानी जो साउथ अमेरिकन कंट्री हैं वो इसमें शामिल हैं। फिर है यहाँ पर नाफ्टा। देखिए नाफ्टा समूह जो 1994 में बना है, इसका मतलब है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। फिर नीचे यहाँ पर दिया गया ओपेक। ओपेक जो संगठन बना है 1949 में बना है। इसका मुख्यालय है वो वियना में है। इसका ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसमें ओपेक में शामिल देशों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला इसमें शामिल हैं। फिर नीचे यहाँ पे साफ्टा के बारे में बात की गई है। साफ्टा का मतलब है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये संगठन जो है जनवरी 2006 में बना है। इसमें बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो आंकड़ा दिया गया है, ये जो तथ्य दिए गए हैं, ये आज से 5 साल पुराने हैं और NCERT जो है हाल फिलहाल में अपने आंकड़ों को अपडेट नहीं करती है, क्योंकि वर्तमान में जो आपका करंट अफेयर है उसमें हर दिन परिवर्तन होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, ये कोई संगठन जो नाम दिए गए हैं, अब मान लेते हैं इनमें से कोई संगठन ऐसे हैं जिनमें से कुछ देशों के नाम उसमें बढ़ गए हैं या फिर कुछ देशों के नाम उनमें कम हो गए हैं, तो आपको जो है करंट के साथ उन्हें अपडेट कर लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर सर ने ये चार्ट दे दिया तो ये चार्ट एज इट इज रहेगा, एज इट इज नहीं रहेगा, उसमें परिवर्तन आपको करना है। अगर करंट के साथ चीज़ें बदल रही हैं तो आपको वहाँ पर लिख देना है कि ये चीज़ें इसमें और ऐड हो गई हैं या ये चीज़ें इसमें से हट गई हैं। यहाँ पर पत्तनों के बारे में बात की गई है। पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है। पत्तनों के द्वारा जहाजी माल और यात्री जो हैं ये विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। पत्तन जहाज़ों के लिए गोदी का मतलब जहाज़ों को खड़े करने का स्थान देना, उन पर सामान लादने, उतारने और भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। यानी पत्तनों के पास में ही स्टोर रूम या फिर वेयर हाउस भी बने होते हैं जहां पर सामान रखा जाता है। एक पत्तन के महत्व को नौभार के आकार और निपटान किए गए जहाज़ों की संख्या के द्वारा निश्चित किया जाता है।
एक पत्तन द्वारा निपटाया गया नौभार उसके पृष्ठप्रदेश के विकास के स्तर का सूचक है। यानी एक पत्तन जितनी जल्दी नौभार को निपटाता है वो उसके विकास के स्तर का सूचक माना जाता है। यहाँ पर पत्तनों के प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर निपटान किए गए नौभार के अनुसार पत्तनों के प्रकार बताए गए हैं। इनमें है औद्योगिक पत्तन। देखिए औद्योगिक पत्तन जो है ये थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं। यानी इनमें थोक का जो सामान होता है वो यहाँ से सप्लाई किया जाता है, जैसे कि अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इसी प्रकार के जो अन्य प्रकार के पदार्थ हैं वो यहाँ से भेजे जाते हैं। सेकंड नंबर का है यहाँ पर वाणिज्यिक पत्तन। देखिए वाणिज्यिक पत्तन सामान्य नौभार संवेष्टित उत्पादों, संवेष्टित का मतलब जो पैकेज आइटम होते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम होते हैं इनका निपटान करते हैं। इसके अलावा ये पत्तन जो है यात्री यातायात का भी प्रबंध करते हैं। यानी यहाँ पर सामान का तो प्रबंध करते ही हैं, सामान को तो ले जाते ही हैं, पैकेज आइटम हो या फिर विनिर्मित सामान हो। इसके साथ साथ यहाँ से यात्रियों को भी डिपार्ट किया जाता है, यात्रियों को भी यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तीसरे नंबर पर है आपके विस्तृत पत्तन। देखिए ये पत्तन जो है बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंध करते हैं। यानी ये लार्ज स्केल पर जो सामान्य नौभार है उसका थोक में प्रबंध करते हैं। और संसार का अधिकांश जो महान पत्तन है वो विस्तृत पत्तनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अब सेकंड प्रकार के पत्तनों में आ जाते हैं अवस्थिति के आधार पर पत्तन। तो इसमें सबसे पहले है अंतर्देशीय पत्तन। देखिए अंतर्देशीय पत्तन जो है ये समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं और ये समुद्र से किसी नदी या फिर नहर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में है तो मैनचेस्टर जो है एक नहर से जुड़ा हुआ है। मेम्फिस यूएसए में है तो ये मिसिसिपी नदी पर अवस्थित है। राइन में अनेक पत्तन है, जैसे कि मैनहीप, ड्यूसबर्ग, ये राइन नदी पर अवस्थित पत्तन है। कोलकाता पत्तन जो है हुगली नदी पर है, जो कि गंगा नदी की एक शाखा है, उस पर ही अवस्थित है। बाह्य पत्तन। देखिए बाह्य पत्तन जो है ये गहरे जल के पत्तन होते हैं जो कि वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं। देखिए ये पत्तन जो है उन जहाज़ों को रिसीव करते हैं जो जहाज अपने आकार में बड़े होने की वजह से मुख्य पत्तन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्हें ये बाह्य पत्तन रिसीव करते हैं। फिर बाह्य पत्तन से सामान जो है छोटे जहाज़ों पर लादकर पैतृक पत्तन तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो है पैतृक पत्तनों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि एथेंस और यूनान में जो इसका बाह्य पत्तन है परेस, इसका अच्छा उदाहरण है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पत्तनों के प्रकार। इसमें सबसे पहला है तेल पत्तन। देखिए तेल पत्तन में कुछ जो है टैंकर पत्तन है और कुछ जो है तेल शोधन पत्तन है। टैंकर पत्तन का मतलब है कुछ पर तेल को स्टोर करने की सुविधा उपलब्ध है, कुछ पर जो है रिफाइनरी लगी हुई है। जैसे वेनेजुएला में मराकाइबो, ट्यूनिसिया में एस्कीरा, लीबिया में त्रिपोली जो है ये टैंकर पत्तन है। वहीं पर्सिया की खाड़ी पर जो अबादान है, अबादान एक तेल शोधन पत्तन है। सेकंड है यहाँ पर मार्ग पत्तन। देखिए ये जो पत्तन है ये मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, जहां पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने या फिर खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला करते थे। तो ये जो है मार्ग पत्तन कहलाता, मार्ग पत्तन या फिर इन्हें विश्राम पत्तन भी कहते हैं। बाद में ये वाणिज्यिक पत्तनों में विकसित हो गए हैं, जैसे कि अदन, होनोलुलु, सिंगापुर जो है इसके अच्छे उदाहरण हैं। अगला है यहाँ पर पैकेट स्टेशन। देखिए पैकेट स्टेशन को फेरी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है और ये पैकेट स्टेशन जो है विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक या फिर यात्रियों के परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। यानी पैकेट स्टेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए बीच में कोई जल संधि है या बीच में कोई छोटा सा समुद्र है तो उसके आर पार ये बने होते हैं। तो वहाँ पर जो स्मॉल पैकेट होते हैं, स्मॉल लगेज वगैरह है या फिर यात्री वगैरह, उनको ये डिपार्ट करते हैं। जैसे कि इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोबर और फ्रांस में कैलाइस जो है ये पैकेट स्टेशन है। चौथे नंबर पर है आपका आंत्रपोपत्तन। देखिए आंत्रपोपत्तन जो है ये एकत्रण केंद्र है जहां पर विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती हैं। जैसे सिंगापुर, तो सिंगापुर जो है एशिया के लिए एक आंत्रपोपत्तन है। और रोटरडम जो है यूरोप के लिए एक आंत्रपोपत्तन है। कोपेनहेगन जो है ये बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंत्रपोपत्तन है। यानी इन क्षेत्रों में जो है अन्य देशों से लाकर वस्तुएं यहाँ पर रखी जाती हैं, फिर यहाँ से दुनिया के विभिन्न भागों में भेजी जाती हैं। अगला है यहाँ पर नौसेना पत्तन। देखिए नौसेना पत्तन केवल सामाजिक महत्व के पत्तन होते हैं और ये पत्तन जो है युद्धक जहाजों को सेवाएं प्रदान करते हैं और उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। जैसे कि कोच्चि और कारवाड़ जो है ये भारत में नौसेना पत्तन के उदाहरण हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं कि अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल से परचेज कर सकते हैं। वहां पर आपको नोट्स के साथ साथ इसकी जो टेस्ट सीरीज है या अभ्यास प्रश्नों का संग्रह है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप अपना समय बचा सकते हैं
और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।